हेलो नमस्कार साथी, स्वागत है नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ नर्सिंग के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को नस्ता नाबूद किया जाता है और वो क्वेश्चन और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम के लिए कति जहर साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का एक ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलते हैं इसमें, और ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे, क्या डायग्नोसिस होगा और क्या ट्रीटमेंट होगा इसके अंदर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट को समझाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें ज़रूर समझाना चाहूँगा, यानी मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, कि एट बर्थ के ऊपर जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, इसके ऊपर एट बर्थ पर जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर होते हैं। उसके अंदर दो डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है एसाइनोटिक, ठीक है, और एक होता है साइनोटिक। एसाइनोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर साइनोसिस नहीं होगा, ऐसे कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर जिसमें साइनोसिस नहीं होगा, और ऐसे साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या होगा, साइनोसिस होगा। ठीक है, दूसरी बात, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होगी। इसके अंदर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होगी, ठीक है, इसके अंदर नहीं होगी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होगी। अब इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो ब्लड की शंटिंग होती है एसाइनोटिक के अंदर, वो होती है लेफ्ट टू राइट, और ब्लड की शंटिंग होती है, ठीक है, ब्लड शंटिंग। जबकि जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसमें जो ब्लड की शंटिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, अब समझिए रीजन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसाइनोटिक की। एसाइनोटिक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं। इसमें जो ब्लड की शंटिंग होती है एसाइनोटिक के अंदर, वो होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हुआ था, यानी यहाँ पे एक एबनॉर्मल ओपनिंग बनी। ये क्या हुआ यहाँ पर, वीएसडी का मतलब होता है सेप्टल के अंदर क्या हुआ, एबनॉर्मल ओपनिंग। मैं आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में बताऊंगा 4 डिफेक्ट के अंदर एबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, अब जब यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपको मान लो राइट चैम्बर और ये लेफ्ट चैम्बर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट से राइट जाएगा, ठीक है, तो राइट चैम्बर में भी कौन सा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर जो निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये जब पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये आपको मान लो लंग्स। ठीक है, लंग्स। अब जब लेफ्ट से राइट ब्लड जाएगा तो यानी राइट चैम्बर के अंदर, ठीक है, अब राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है ब्लड लंग्स तक, तो राइट साइड में भी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही ब्लड जाएगा, और जब ब्लड जाएगा तो वो लंग्स तक भी जाएगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि आयोटा ब्लड को कौन सा सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट है। दूसरी बात है कि बॉडी में साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बॉडी को सर्कुलेशन ही ऑक्सीजनेटेड सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट है। अब बताइए, जब ब्लड राइट साइड में जाएगा तो पल्मोनरी फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाएगी ब्लड को लंग्स में, क्योंकि जब यहाँ पे जाएगा राइट चैम्बर के अंदर, तो राइट चैम्बर में भी ब्लड बढ़ेगा, और जब राइट चैम्बर में ब्लड बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल में बढ़ेगा, तो आर्टरी पल्मोनरी फ्लो भी अच्छा होगा, यानी पल्मोनरी फ्लो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पल्मोनरी वॉल भी इंक्रीज होगा। अगर यहीं मैं बात करूं साइनोटिक की, साइनोटिक में, तो साइनोटिक में जो ब्लड की शंटिंग होती है वो राइट टू
लेफ्ट होती है, पहला पॉइंट तो मेरा यही है, ठीक है। बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई होती है, क्यों? क्योंकि राइट चैम्बर में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और वही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, सेप्टल है, तो राइट साइड का ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट में तो डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड है। तो मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड को भी क्या कर देगा? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो जब मान लो बॉडी में भी तो कौन सी सप्लाई होगी? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि राइट टू लेफ्ट है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट चैम्बर में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर दिया तो बॉडी को भी सर्कुलेशन होगा डीऑक्सीजनेटेड, तो बॉडी को भी जब डीऑक्सीजनेटेड होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? साइनोसिस, ठीक है। पल्मोनरी फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे एसाइनोटिक और साइनोटिक की कहानी थी। एसाइनोटिक में मैं दोबारा बता देता हूँ, लेफ्ट टू राइट सेंटिंग होती है ना, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, साइनोसिस देखने को नहीं मिलता और पल्मोनरी फ्लो इंक्रीज होता है एसाइनोटिक के अंदर, जबकि साइनोटिक में साइनोसिस देखने को मिलता है, पल्मोनरी फ्लो डिक्रीज होता है, बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड की सेंटिंग राइट टू लेफ्ट होती है। एसाइनोटिक और साइनोटिक, एसाइनोटिक और साइनोटिक, ठीक है। एसाइनोटिक के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ इंक्लूड होती है हार्ट की, और साइनोटिक के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ इंक्लूड होती है हार्ट की, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ। पहले अगर मैं बात करूँ साइनोटिक की, तो सबसे पहला आता है टॉफ, यानी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। और एसाइनोटिक के अंदर वीएसडी, एएसडी, वीएसडी का मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एएसडी का मतलब आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, और एबीसी, आर्टरियो वेंट्रिकुलर कैनाल, ठीक है। अगर साइनोटिक की बात करूँ तो टॉफ, ट्रांसपोर्टेशन ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया और ट्रंकस आर्टरियोसिस। यहाँ पर ये जो टी है पहला, ये है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया और ये है ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मेरा दूसरा सवाल, मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक CHD, तो क्या जवाब होगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें भी सेम आंसर। मैं बात करूं मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में, तो आपका आंसर होगा टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोस्ट डेंजरस CSD कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो ये 4 क्वेश्चन थे। अब मेरा मेन टॉपिक, यहाँ से मैं बात करता हूँ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है, ठीक है। देखिए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट एक साइनोटिक पहला पॉइंट कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, ठीक है। ब्लड की शंटिंग राइट टू लेफ्ट होगी। जितने भी साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं उनकी ब्लड की शंटिंग राइट टू लेफ्ट होती है। पल्मोनरी आउटफ्लो डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में अगर मैं वर्ड को तोड़ूं
तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, टेट्रा का मतलब 4। तो यानी इसके अंदर 4 डिफेक्ट देखे जाते हैं। कितने डिफेक्ट देखे जाते हैं? 4 डिफेक्ट। सबसे पहला डिफेक्ट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। दूसरा डिफेक्ट देखा जाता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, तीसरा देखा जाता है ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। और लास्ट देखा जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी। अगर मान लो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हुआ तो आर्ट्रियल में भी सेप्टल देखने को मिलेगा। यानी मान लो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के साथ आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी दिख जाए तो इसको बोलते हैं पेंटालॉजी ऑफ फैलोट। ठीक है, बट ये बहुत रेयर होता है, कम देखने को मिलता है पेंटालॉजी ऑफ फैलोट। सबसे पहले मैं बात करूं VSD की, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। ये आपका राइट चैम्बर और ये लेफ्ट चैम्बर, यानी अपन बोल सकते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखिए समझिए, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर ब्लड की शंटिंग राइट टू लेफ्ट होगी। पहले लिख देता हूँ यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ब्लड की शंटिंग। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर जब राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये जो बीच में जो आपका ये सेप्टम दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या हो गया? कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई। ठीक है, क्या हो गया? एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई, है ना। अब एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई यानी क्या हुआ कि बीच में सेप्टम में क्या हुआ? एबनॉर्मल ओपनिंग देखा गया। नॉर्मल सेप्टम में क्या होता है? कोई ओपनिंग नहीं होती। सेप्टम का जब फॉर्मेशन होता है तो सेप्टम कंप्लीट रूप से फ्यूज़ नहीं हो पाया। जब सेप्टम का इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है तो फ्यूज़ नहीं हो पाया, और फ्यूज़ नहीं हो पाया तो एबनॉर्मल ओपनिंग हुई, तो ब्लड की शंटिंग राइट टू लेफ्ट देखने को मिली। ठीक है, तो ये होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कि सेप्टम के अंदर एबनॉर्मल ओपनिंग का बन जाना, क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समझिए, दूसरा है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है? यहाँ पर देखिए समझिए, जब एबनॉर्मल ओपनिंग थी तो ब्लड की शंटिंग कहाँ थी? राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर देखिए, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है ब्लड को। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स तक। ठीक है, अब मान लो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या हो गई? नैरो हो गई। क्या हो गई? यहाँ पर नैरो हो गई। ठीक है, नैरो हो गई। ठीक है, अब जब पल्मोनरी आर्टरी का नैरो हो गया और यहाँ पर स्टेनोसिस देखने को मिले, क्या मिले? स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो। और जब स्टेनोसिस देखने को मिलेगा तो इसी को तो बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। और जब पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा? ब्लड पूरी तरह से पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा, और जब पल्मोनरी आर्टरी में नहीं गया तो लंग्स में भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? नैरो हो गया। और लंग्स में नहीं जाएगा तो बताओ, ब्लड का कलेक्शन राइट वेंट्रिकल में होता जाएगा, और जब राइट वेंट्रिकल में होता जाएगा यानी राइट चैम्बर में होता जाएगा तो ब्लड बढ़ेगा कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो बताओ, एक समय ऐसा आएगा कि राइट वेंट्रिकल की साइज यानी राइट वेंट्रिकल का चैम्बर की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब राइट वेंट्रिकल चैम्बर की साइज बढ़ जाएगी तो इसी को तो बोलेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या? यानी राइट वेंट्रिकल की साइज का बढ़ जाना, साइज का इंक्रीज हो जाना, उसी को तो बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है,
क्यों हुई? क्योंकि पल्मोनरी में क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया, नैरो हो गई। नैरो हो जाने पर जैसे राइट वेंट्रिकल से बाहर पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा तो लंग्स में भी नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे कंटिन्यूसली ब्लड राइट वेंट्रिकल के चैम्बर में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि राइट वेंट्रिकल चैम्बर की साइज बढ़ जाएगी, और जब साइज बढ़ जाएगी तो उसी को तो बोलते हैं क्या, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर मान लो स्टेनोसिस नहीं होता तो चैम्बर तो अपना काम कर रहा था, कोई प्रेशर नहीं था, पर जैसे ही स्टेनोसिस हुआ राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, चैम्बर में प्रेशर बढ़ा तो कंटिन्यूसली बढ़ता गया, और कंटिन्यूसली बढ़ता गया तो साइज बढ़ती गई राइट चैम्बर की। तो इसी को ही बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो मैंने 1 से 3 क्लियर कर लिए। नंबर 3, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा का मतलब होता है यहाँ पर कि नॉर्मल कंडीशन के दौरान क्या होता है, इस वेंट्रिकल की लोअर साइड से निकलता है क्या, आयोटा। ठीक है, नॉर्मल की लोअर साइड से निकलता है, और जिस साइड से निकलता है यहाँ से उसको बोलते हैं इनफंडिबुलर स्पेस। ठीक है, इनफंडिबुलर स्पेस। ठीक है, अब यहाँ से ना निकलकर जिस सेप्टम की ओपनिंग यहाँ पर बनी हुई है वहीं से ही आयोटा निकल जाए, ऐसे ही हो, यहीं से क्या हो जाए, आयोटा निकल जाए। तो बताओ जब राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी ब्लड की तो डायरेक्टली आयोटा यहीं से होकर निकल जाएगा, यानी आयोटा में पहुंच जाएगा। और राइट वेंट्रिकल में तो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा लेफ्ट चैम्बर में ना जा करके सीधा आयोटा से कहाँ चला गया, पूरी बॉडी सर्कुलेशन में चला गया, तो बताओ, तो बॉडी को तो फिर भी डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन हो रहा है, यानी साइनोसिस होगा। अब आयोटा अपनी जगह से ओवरराइड हो गया, ओवरराइड करके लोअर और ना निकलने के कारण कहाँ से निकल गया, सेप्टल ओपनिंग के लेवल से निकल गया। कहाँ से निकल गया, सेप्टल ओपनिंग के लेवल से निकल गया। ठीक है, सेप्टल ओपनिंग के लेवल से निकल गया, तो इसी को तो बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। ठीक है, तो ये 4 डिफेक्ट थे टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोआउट के अंदर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा और पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब मैं अगर बात करूं कॉजेज की, तो कॉज में सबसे पहला कॉज क्या होगा, देखो ये एग्जिट कॉज तो होता है अननोन, कि कोई भी इसका एग्जिट कॉज नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है, पर रिस्क फैक्टर जरूर हो सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला है टेट्रोजेनिक सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस, टेट्रोजेनिक सब्सटेंस। टेट्रोजेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन ने ड्रग का अब्यूज कर लिया, स्मोकिंग कर ली, है ना, रेडिएशन से एक्सपोजर है, और कीमोथेरेपी है चल रही है। ठीक है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो ये होते हैं टेट्रोजेनिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, एम्ब्रियोजेनिक को अफेक्ट करते हैं, यानी उसके ऑर्गन फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला कॉज मैंने लिखा है यहाँ पर, रिस्क फैक्टर टेट्रोजेनिक सब्सटेंस, यानी माँ इनका क्या कर रही है, मतलब मदर इनका क्या कर रही है, इनटेक कर रही है। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ पर सब दूसरा इन्फेक्शन, यानी मैटरनल इन्फेक्शन, दूसरा मैटरनल इन्फेक्शन। तो मैटरनल इन्फेक्शन में टॉर्च होता है सबसे ज़्यादा, टॉर्च। ठीक है, ये, और इस टॉर्च में जो ये वाला होता है आर, इसको बोलते हैं रूबेला, मोस्ट कॉमन। क्या होता है, रूबेला मोस्ट कॉमन, यानी रूबेला ठीक इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। तो टॉर्च का मतलब ये होता है यहाँ पर जो टी को टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ को अदर इन्फेक्शन में जैसे सिफिलिस आ गया, HIV आ गया वगैरह, ये आ गए। रूबेला, आर फॉर रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, और H फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मान लो ये रूबेला इन्फेक्शन हो गया, मैंने मैटरनल इन्फेक्शन हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, अफेक्ट। ठीक है, दूसरा अगर मैं तीसरे बात करूँ तो मैटरनल
डायबिटीज़, मैटरनल डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना हो। चौथा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी फॉलिक एसिड की कमी, फॉलिक एसिड नहीं ले पा रही, ठीक है ये। और अगर मैं बात करूं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में यानी ट्राइसोमी 21 यानी जिसको अपन बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डीएस जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इन सब से क्या होता है, टेट्रालॉजी और फैलोट के रिस्क बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला देखा जाता है साइनोसिस और दूसरा हाइपोक्सिया। अब साइनोसिस और हाइपोक्सिया ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है। तीसरा आ जाता है यहाँ पर क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर, जिसको अपन दूसरे नाम से बोलते हैं नॉन एज ड्रम स्टिक फिंगर, ड्रम स्टिक फिंगर। क्लबिंग ऑफ फिंगर का मतलब होता है यहाँ पर क्लबिंग ऑफ फिंगर, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। नॉर्मल फिंगर की बात करूँ मैं, ठीक है, जो 160 डिग्री एंगल होता है, किसकी 160 डिग्री एंगल होता है, किसका, बिटवीन नेल्स एंड स्किन का। क्लबिंग ऑफ फिंगर में ये क्या हो जाता है, नेल और कर्व्ड हो जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, नेल मोर कर्व्ड, और इनका इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 180 डिग्री, यानी एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। तो मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, ये देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन में अपन साइड व्यू देखें तो 160 डिग्री और ये टॉप व्यू है, यानी नॉर्मल अपने नॉर्मल कर्वेचर में है, 160 डिग्री एंगल में है, नॉर्मल फिंगर टिप है। क्लबिंग फिंगर में क्या होता है, ये 180 डिग्री का हो जाता है, कितने का, 180 डिग्री का, जो कर्वेचर है वो बढ़ गया, 180 डिग्री का हो गया, ठीक है, और एनलार्ज हो जाती है फिंगर टिप्स। तो ये आप, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है, ठीक है। तो ये होता है क्लबिंग ऑफ फिंगर। टैट स्पेल, अब टैट स्पेल जिसको अपन बोल सकते हैं ब्लू स्पेल, ठीक है, ब्लू स्पेल। टैट स्पेल, ब्लू स्पेल क्या होता है, एक्टिविटी के दौरान साइनोसिस होना। जैसे मान लो बेबी है, वो क्राइंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइंग कर रहा है, जैसे उसने कोई भी एक्टिविटी करी, जैसे मान लो क्राइंग किया, ठीक है, फीडिंग करी, तो इन एक्टिविटी के दौरान बॉडी का क्या पड़ जाना, ब्लू पड़ जाना, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं टैट स्पेल और ब्लू स्पेल। अब यहाँ पर देखिए डायग्नोसिस, डायग्नोसिस की बात करूँ, डायग्नोसिस में सबसे पहला अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, एक्सरे करवा सकते हैं। तो एक्सरे में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का साइज बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी इतना बढ़ेगा कि उस शेप में बूट शेप हार्ट देखने को मिल जाएगा। कौन सा हार्ट, बूट शेप हार्ट, ठीक है, बूट शेप हार्ट देखने को मिल जाएगा। अब सेप्टल ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो बताओ सेप्टल ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो उसमें अपन कौन सा करवाएंगे, तो नेक्स्ट है 2D इको, हार्ट की क्या करवा लो, सोनोग्राफी करवा लो, हार्ट सोनोग्राफी, ठीक है, इससे सेप्टम ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। 2D इको, पल्मोनरी स्टेसिस देखने को मिल रहा है, तो पल्मोनरी स्टेसिस को कैसे पहचाना है,
तो एंजियोग्राफी करवा लो, पल्मोनरी स्टेनोसिस करवाना है तो एंजियोग्राफी करवा लो, और लास्ट में ईसीजी। ये तो हर डॉक्टर लिखता है कि ईसीजी करवा लो, ठीक है, हर डॉक्टर डायग्नोसिस में लिखता है, मुख्य डायग्नोसिस होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, अब बात करते हैं यहाँ पर मैनेज। तो सबसे प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा कि वाइटल ऑर्गन्स को क्या करो, स्टेबल करो, वाइटल ऑर्गन को स्टेबल करो, ठीक है, वाइटल ऑर्गन स्टेबल करो, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करो, वाइटल ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन्स, टू वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो नर्स की और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यहाँ पर टॉफ के अंदर इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अरे भाई एक बात बताओ कि 2 साल तक डिजीज चल रही है, ठीक है भाई, लंबे समय तक अगर मान लो डिजीज चल रही है, हाइपोक्सिया है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है, तो डिजीज चल रही है तो क्रॉनिक इलनेस है, और क्रॉनिक इलनेस है तो कब तक इम्यून पावर काम करेगा, तो यानी इम्यून पावर क्या हो जाएगा, सप्रेस। तो बताओ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस हुए कि नहीं हुए। तो नर्स यहाँ पर क्या करेगी, एडवाइस करेगी फैमिली को कि एक तो सबसे पहला है कि क्राउडेड प्लेस में जाने से बचो, आप जाइए पर बच्चे को मत लेके जाइए क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। दूसरा है कि हाइजीन को मेंटेन कर लो, ठीक है, हाइजीन मेंटेन कर लो। मेंटेन, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रॉपर करो, वैक्सीनेशन क्यों, क्योंकि जिससे क्या हुआ, इम्यून पावर क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके, ठीक है। अब ये तो होता है नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रायोरिटी मैनेजमेंट, किस प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा, तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट में सबसे पहले बच्चे को देते हैं नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी, नी चेस्ट पोजीशन। एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वैटिंग पोजीशन, ठीक है। बात करें ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी चला दो, ठीक है। तीसरा आईवी फ्लूइड चला दो, आईवी फ्लूइड, ठीक है। चौथा मॉर्फिन नाम की दवाई चला दो, मॉर्फिन टैबलेट। अब मॉर्फिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्फिन से क्या होगा, मॉर्फिन से क्या होगा, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस था उसको क्या करेंगे, ओपन, यानी रिलीफ। तो यानी जो रिलीफ होगा स्पाज्म यानी वर्कलोड को कम करने के लिए मॉर्फिन चलाई जाती है। इसे नी चेस्ट पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि जब अगर लेग्स को फोल्ड करके जब चेस्ट के पास लाए जाएंगे तो जो बॉडी की ब्लड वेसल है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस होगी, तो बीपी बढ़ेगा और एसवीआर बढ़ेगा। इसके बाद सर्जरी, सर्जरी देखो, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की सर्जरी होती है 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स। एट बर्थ के बाद ही नहीं कर देते हैं, आफ्टर 2 इयर्स। अब इसमें सर्जरी करते हैं अपन टोटल करेक्टिव सर्जरी। पहली सर्जरी आती है टोटल करेक्टिव सर्जरी। टोटल करेक्टिव सर्जरी के अंदर क्या होता है, इसमें जो एबनॉर्मल ओपनिंग थी बीएसडी की, एबनॉर्मल ओपनिंग थी उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। स्टेनोसिस बन रहा था इसको रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है टोटल करेक्टिव सर्जरी। और एक होता है, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, दूसरी है पैलेटिव सर्जरी, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ब्लैकलॉक टॉसिंग, क्या, टॉसिग, ब्लैकलॉक टॉसिक सर्जरी।
अब इस सर्जरी में क्या होता है, ये एक पैलेटिक टेम्पररी कार्डिक सर्जरी होती है जो मेनली टेट्रालॉजी या फेलोट में की जाती है, ठीक है। साइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज़ में भी कर सकते हैं और दूसरी जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है उनके अंदर भी की जाती है। इस सर्जरी का जो मेन पर्पज़ है, ये क्या करता है, लंग्स तक ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव कर देता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है, जो सर्जन होता है वो सबक्लेवियन आर्टरी के थ्रू एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से क्या करते थे, कनेक्ट कर देते हैं। और इस कनेक्शन से लंग्स में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बढ़ जाता है और लंग्स में ऑक्सीजन लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेकर वापस बॉडी में आ जाता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें साइनोसिस कम हो जाता है। तो ये होती है ब्लैक लॉक टॉसिंग सर्जरी। और मैं आपको बताता हूँ, ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये नॉर्मल हार्ट है और ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट का हार्ट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ये देख लीजिए, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखिए जैसी साइज बढ़ी, पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या हुआ, नैरो हुआ, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है। ये क्या हुआ, नैरो हुआ, और नैरो हुआ पल्मोनरी स्टेनोसिस यानी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा। तो देखिए जैसे कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्लड बढ़ता गया तो ये साइज यहाँ पर बढ़ जाएगी, किसकी, राइट वेंट्रिकल के चैम्बर की। दूसरा यहाँ पर ये देख लीजिए VSD, ये सेप्टल है, ये सेप्टम, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो सेप्टम है इसमें ये एबनॉर्मल ओपनिंग बन रही है, इसे कोई बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये पल्मोनरी स्टेनोसिस। और ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, यहाँ पर ये देख लीजिए ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, ये सेप्टल था, ये सेप्टल हमेशा आयोटा आप देख लीजिए नॉर्मल कंडीशन में वेंट्रिकल की लोअर साइड से निकलता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की लोअर साइड से निकलता है, जबकि इसके अंदर ये देख लीजिए उसी सेप्टम के ओपनिंग से निकल रहा है, ये देख लीजिए। तो ये होता है ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, ठीक है। तो ये 4 डिजीज थी, 4 डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, होल बिटवीन द वेंट्रिकल्स, नैरोइंग एट द पल्मोनरी वॉल और इन्फेंडिबुलम, ओवरराइडिंग आयोटा, राइट वेंट्रिकल यानी थिकनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के बारे में, क्लिनिकल फीचर के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में, और कुछ बेसिक चीज़ें हमने जानने को मिली कि क्या होता है एसाइनोटिक और साइनोटिक, इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ इंक्लूड होती है हार्ट की, और मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखने कौन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन VSD, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कौन सा होता है VSD, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, और आपसे पूछते हैं मोस्ट डेंजरियस तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।